हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हब। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ आरसीसी। तो आरसीसी का मतलब क्या है? रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंक्रीट के बारे में। तो कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स। तो इन तीनों को जब हम मिक्स करेंगे फिक्स प्रोपोर्शन में तो हमको कंक्रीट मिल जाएगा। और कंक्रीट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन टेंशन में बहुत वीक होता है। ओके, तो इसलिए क्या है कि टेंशन में स्ट्रेंथ देने के लिए हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे क्या है कि कंक्रीट जो है वो इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ में इसमें डक्टिलिटी भी आ जाती है। ओके, तो इसमें डक्टाइल प्रॉपर्टीज भी थोड़ी आ जाती है स्टील के होने की वजह से। तो आरसीसी को हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है कंक्रीट और स्टील का। ठीक है, इन दोनों का ये मैट्रिक्स है। और कंक्रीट की अब ग्रेड की बात करते हैं कि कंक्रीट का जो मिनिमम ग्रेड है वो क्या होता है? वो होता है M20। तो M20 मतलब M मतलब मिक्सचर, कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स को हमने किस प्रोपोर्शन में मिक्स किया है, और 20 इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम कैसे जानेंगे कि ये वो वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 सैंपल्स को टेस्ट किया है, कंक्रीट के सैंपल्स लिए हमने 100, तो इसमें से 95% जो होंगे, यानी कि 95 जो सैंपल हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो 20 से ज़्यादा ही आएगी, और 5 सैंपल ऐसे होंगे जो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो 5% यानी अगर हमने 100 टेस्ट किए तो यानी 5 जो है वो फेल हो जाएंगे। तो जैसे हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी फ्रिक्वेंसी है और ये हमारा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो हम चाहते हैं कि 20 हमारी स्ट्रेंथ है, तो 95% जो है वो 20 से ज़्यादा होंगे, और जो 5% है वो फेल हो जाएंगे। वो एरिया हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, तो ये सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है समझने में। बिल्कुल सिंपल था, यानी कि 5% हमारे फेल हो गए और 95% हमारे पास होने चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो ये जो आप सेंटर में देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? ये होता है मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, और मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये आपको दे रखा है, एफ के प्लस 1.64 सिग्मा। बहुत ही सिंपल है, और इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें सिग्मा क्या है? तो सिग्मा हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जैसे 100 क्यूब जो हमने कास्ट किए हैं तो उनकी जो वेरिएशन होगी वो इससे हम दिखा सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वो आपको आता ही होगा निकालना, वरना आपको क्वेश्चन ग्रेड के हिसाब से ये गिवन होती है। जैसे M10 के लिए, 15 के लिए 3.5 हो गई, 25 के लिए 4 हो गई, 30 के लिए 5 हो गई। ठीक है, तो सिंपल FC के आपको गिवन होगा, वो आप इसमें पुट करिए। सिग्मा आपको इस टेबल से आपको पता होगा, वो आप पुट करिए और इससे आपकी मीन स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम यूज़ क्यों करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं कंक्रीट को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, अब अगला है हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, कि कोई भी कंक्रीट है, जैसे कि डिजायर्ड स्ट्रेंथ हमने 20 मान रखी है, तो जब हम उसे कास्ट करेंगे तो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या हुआ? तो वो हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं, 1 2 3, ये 3 आपको दे रखे हैं। तो पहला क्या है? मीन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, यानी कि सबसे पहले हम जितने भी हमारे टेस्ट रिजल्ट्स हैं उनका एवरेज निकाल लेंगे, और वो एवरेज जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। किससे? इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से, इन दोनों से। ठीक है, दोनों में से जो भी ज़्यादा है उसको ले लेंगे, और हमारा जो एवरेज है वो ज़्यादा होना चाहिए इन दोनों से, या फिर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, पहला कि एवरेज निकालो और इन दोनों फॉर्मूले से ज़्यादा आना चाहिए, खत्म। अब अगला है कि कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, किससे? FC के माइनस में 4 से। ठीक है, बहुत सिंपल। और अगला थर्ड, थर्ड क्या है कि जो एवरेज है हमारा, जो हमने एवरेज निकाला है, तो कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो इस एवरेज से प्लस माइनस 15% से ज़्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वेरिएशन आप देखिए, ये प्लस माइनस 15% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर एवरेज जो है वो 100 है और इंडिविजुअल वैल्यू कोई 80 है, तो यानी कि 20 वेरिएशन आ गया 20% का, तो ये फेल हो गया। ठीक है, यानी कि वेरिएशन जो है वो 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर 88 89 ऐसे अगर कोई इंडिविजुअल वैल्यू है हमारी, तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी,
ठीक है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, ठीक है, सबसे सिंपल। और ये आया कैसे है? ये आया है हमारा हुक्स लॉ से। तो हुक्स लॉ हमारा क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि अप टू इलास्टिक पॉइंट अप टू इलास्टिक पॉइंट जो हमारी स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन के, ठीक है। तो उससे हमारा फॉर्मूला बना है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, और इसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसको हम स्लोप भी बोल सकते हैं, जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा उसका स्लोप भी बोल सकते हैं हम इसे एक तरीके से। तो अब अगला है हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो शॉर्ट टर्म क्या है? ये सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूले से गिवन है 5000 अंडर रूट एफ सी के, बस सिंपल। और लॉन्ग टर्म क्या है? ये टाइम डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जब काफ़ी टाइम हो जाता है कंक्रीट को कास्ट किए हुए तो उसमें क्रीप क्रिएट होने लग जाता है। क्रीप मतलब कि उसमें उसके डेड लोड की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होने लग जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हम देख सकते हैं ई एल यानी लॉन्ग टर्म इज इक्वल टू में ई बाय 1 प्लस थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये आप देख सकते हो। तो थीटा क्या है? तो ये हमारा है क्रीप कॉफिशिएंट जिसकी वैल्यू इस टेबल से निकलेगी। यहाँ आप देखिए कि एज ऑफ कॉन्क्रीट जो है अगर वो 7 दिन की है तो 2.2, अगर वो 28 दिन की है तो 1.6, और अगर वो 1 साल की है, यहाँ मैंने ईयर लिखा नहीं है, तो अगर वो 1 साल की है तो 1.1। तो यानी कि आप देख रहे हो जैसे जैसे कंक्रीट की जो एज है बढ़ रही है ये क्रीप कोफिशिएंट कम होता जा रहा है, ठीक है। और एक एज ऐसी भी होगी जब ये क्रीप जो है वो बढ़ना बंद हो जाएगा, तो वो वैल्यू क्या होती है? टर्मिनल वैल्यू क्या होती है उसकी? तो वो होती है 5 ईयर, यानी 5 ईयर के बाद कोई ज़्यादा फर्क इसका पड़ेगा नहीं। अब है अगला स्टील रीइंफोर्समेंट। तो इसमें क्या है कि अलग अलग टाइप की स्टील्स होती हैं। तो पहली क्या है? माइल्ड स्टील, दूसरी HYST बार यानी हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स, और अगला है TMT बार्स यानी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? माइल्ड स्टील जो होती है ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल होती है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ कम होती है, जैसे कि FY जो हमारा है वो 250 होता है इस केस में। HYST यानी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, तो ये क्या होता है? इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है, जैसे 415 500, लेकिन डक्टाइल ये नहीं होती ज़्यादा, इसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है। इसके बाद आता है TMT बार्स। अब इस केस में क्या है? ये बहुत ही स्पेशल बार्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है? ये स्ट्रेंथ भी इसमें बहुत होती है अच्छी खासी, और ये डक्टाइल भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो अपर पोर्शन है, ये आप जो देख रहे हो, ये जो अपर इसका जो पोर्शन होता है इसको हम हार्ड बनाते हैं, और जो सेंटर का जो पोर्शन है ये इसको हम सॉफ्ट रखते हैं। तो जिससे क्या है कि स्ट्रेंथ भी मिल जाती है और ये डक्टाइल भी हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो अपर लेयर है इस पर हम एंटी कोरोसिव लेयर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हर तरीके से बहुत अच्छी बार्स होती है, ठीक है। तो ये 3 तरीके की हमारे पास स्टील रिइंफोर्समेंट होते हैं, और भी बहुत होती हैं पर अभी बेसिक्स के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसकी जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ई की जो वैल्यू है वो सभी के लिए 2 मिलियन होती है, यानी 2 × 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं होता, सिंपल बस ये एक वैल्यू है, आप ये याद रखिए। अब अगला है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टील के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो इसमें क्या है? सबसे पहले माइल्ड स्टील के लिए बताया है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे देखिए इस तरफ हमारा स्ट्रेस है, इस तरफ हमारा स्ट्रेन है, ओके। तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस वैल्यू बढ़ाएंगे हमारी स्ट्रेन वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो A से B तक ये लीनियर जा रहा है, और लीनियर क्यों? क्योंकि B पॉइंट जो है वो हमारा इलास्टिक लिमिट है। तो जब तक ये इलास्टिसिटी फॉलो कर रहा है तब तक हमारा हुक्स लॉ वैलिड है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये लीनियर है। लेकिन जैसे ये B से आगे निकलेगा तो ये आप देख सकते हैं ये नॉन लीनियरिटी आ गई, यानी अब हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, ओके। अब हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। और ये C पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है अपर यील्ड पॉइंट, और D पॉइंट जो है ये लोअर यील्ड पॉइंट। तो अब ये दो दो यील्ड पॉइंट कैसे? तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ही अपर यील्ड पॉइंट तक हम पहुंचते हैं तो जो हमारी स्टील होती है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लिप होने लग जाते हैं,
स्लिप होके वो रीअरेंज हो जाते हैं, जिससे कि जो यील्ड पॉइंट होती है वो हमारी गिर जाती है और वो डी तक आ जाती है। ओके, तो इस वजह से ये लोअर यील्ड पॉइंट पे आ जाता है। और डी से ई, ये जो आप ये बिहेवियर देख रहे हो, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं यील्ड प्लेट्यू। तो इसमें क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर है। इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो रहा है कि बगैर स्ट्रेस के चेंज करे स्ट्रेन बढ़ता ही जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कंक्रीट पे हमने स्ट्रेस इंक्रीज किया, ए से बी तक गया, सी तक गया, फिर डी तक आया, लेकिन उसके बाद क्या है, हम इसे चेंज ही नहीं कर रहे, हम इंक्रीज ही नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रेन आता जा रहा है, आता जा रही है। आप देखिए कॉन्स्टेंटली ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया स्ट्रेन, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस के ऊपर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर है माइल्ड स्टील का। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंक्रीट में क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे पुरानी बिल्डिंग्स में क्रैक ही क्रैक होते हैं एक पूरी बीम के अलोंग। तो वो इसी बिहेवियर की वजह से होते हैं, क्योंकि स्टील जो है वो स्ट्रेन प्रोड्यूस करते जा रहा है और इसका इफेक्ट कंक्रीट पे पड़ता है, जिसकी वजह से क्रैक आते हैं। ओके, अब आप देखेंगे ई से एफ, ये कौन सा बिहेवियर है? ये है स्ट्रेन हार्डनिंग। इसमें क्या है कि अब जो है स्ट्रेन को इंक्रीज करने के लिए हमको एक्स्ट्रा स्ट्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि सी इसकी यील्ड पॉइंट है, लेकिन अब इस यील्ड पॉइंट से भी ज़्यादा स्ट्रेस हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ तक। तो ये इस बिहेवियर को हम बोलेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग। उसके बाद फिर ये आगे जाके फेल हो रहा है, सिंपल। तो इसके अंदर जो ये डी से ई, आप ये जो बेसिक ये जो आप बिहेवियर देख रहे हो, तो हम चाहते हैं कि ये बिहेवियर जो है इसे हम एलिमिनेट कर दें। तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है, उसे बोलते हैं कोल्ड वर्किंग। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इसे जब ये हम पूरी प्रोसेस होती है, हम इसे लोड करते हैं, तो एक पॉइंट होता है जिसके बाद हम इसे अनलोड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप आगे देखिए, ये देखिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो इसमें हमने पहले क्या किया है, पहले ये स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होके ये यील्ड प्लेटिव बिहेवियर इसने दिखाया। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद जैसे इसने यील्ड प्लेटिव बिहेवियर दिखाया, उसके तुरंत बाद हमने क्या किया, इसे अनलोड कर दिया। ओके, तो ये अनलोड होके ये इस तरीके से गया है और ये स्ट्रेस इस पॉइंट पे जीरो हो गई। लेकिन ये स्ट्रेन जो है ये आ चुका है, यानी कि जो स्टील है वो डिफॉर्म हो चुकी है, लेकिन स्ट्रेस जीरो हो गया। लेकिन इससे हमने अचीव क्या किया है, इससे हमने ये अचीव किया कि अब जब इसको हम दोबारा लोड करेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से गया और आगे जाके ये फेल हो गया। तो यानी कि अब दोबारा जब इसको लोड किया तो इसने यील्ड प्लेट्यू का बिहेवियर नहीं दिखाया। तो कोल्ड वर्किंग से हमने इस बिहेवियर को एलिमिनेट कर दिया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला है हमारा HYHD और TMT बार्स। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में एक खास बात ये है कि ये इस कर्व में आप देखिए ये यील्ड पॉइंट दिखा ही नहीं रहा है। तो अब ये तो प्रॉब्लम हो गई कि यील्ड पॉइंट ही नहीं दिखा रहा, तो हमको पता कैसे चलेगा कि इसका यील्ड स्ट्रेस क्या है। तो उसके लिए क्या होता है कि जब हम इसे लोड करते हैं तो हम स्ट्रेन वैल्यू जो जब 0.2% हो जाती है, जैसे यहाँ पे आप देखिए जब स्ट्रेन वैल्यू 0.2% हो गई तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी जो कि ये है, तो इसको हम मान लेंगे यील्ड स्ट्रेस। ओके, और इस स्ट्रेन को हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेन। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस आएगी उसको हम यील्ड स्ट्रेस मान लेंगे। ठीक है, तो हम इस केस में HYHD और TMT के केस में यील्ड स्ट्रेस और यील्ड पॉइंट इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है और टोटल स्ट्रेन हमारा क्या होगा वो हमें इस तरीके से पता चलेगा, 0.002 प्लस FY/ES। ये जनरल फॉर्मूला है, इसमें कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह अभी हमने अप्लाइड नहीं किया है। अब आगे देखिए कि ये जो स्ट्रेन होता है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है जो हम अलाउड करते हैं। तो कंक्रीट में कितनी होती है, कंक्रीट में होती है अगर डायरेक्ट कंप्रेशन लग रहा है, यानी कि जो फोर्स है जो लोड है वो उसकी एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो होती है 0.002। ओके, सिंपल है। और अगर बेंडिंग कंप्रेशन है, जैसे कि बीम होती है, बीम ट्रांसवर्स लोड लेती है, तो उस केस में बेंडिंग होगी, तो उस केस में होता है 0.0035। ठीक है, तो ये दो यूनिट दो वैल्यू कंक्रीट के केस में हो गई।
और ऐसी स्टील के केस में क्या होती है, स्टील के केस में आपको ये बता रखी है 0.002 प्लस FY/ES, लेकिन इसके अंदर कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है, तो हम इसे ये जो FY है इसको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, और वो कितना होता है, वो होता है 1.15। तो FY को हमने डिवाइड किया 1.15 से, जिससे क्या आया 0.87 FY। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो गया स्टील के लिए, 0.02 प्लस 0.87 FY/ES। तो स्टील में इतना अलाउड होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही होगा। तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको बताने की।